हेलो एवरीवन। मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी के बुक को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इस समय क्लास 8 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के माध्यम से हल कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे तो उसको पहले हम लोग हाईलाइट करके बुक को पढ़ लिए हैं और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसको एमसीक्यू के माध्यम से भी हल कर लिए हैं। और अभी हम लोग क्लास 8 का जो बुक है उसको कंप्लीट करने के बाद उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको अब हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके जो क्लास 8 का बुक है तो इसमें से 40 क्वेश्चन को 4 वीडियोज़ के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम लोग 41वें नंबर से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था, इसका पहला ऑप्शन है कि 1964 में, दूसरा ऑप्शन है 1965, तीसरा ऑप्शन है 1966 और चौथा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया, ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये क्लास 8 में, ये पूरा क्लास 8 की बुक से ही लिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग उसको क्लास 8 के बुक में जाकर के देख भी सकते हैं सभी क्वेश्चन को। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 1964। अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून जो है ये 1964 में पारित किया गया था। तो इसको हम लोग जो बुक में दिया है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। ये बुक का जो स्क्रीनशॉट इसीलिए लगाया गया है कि आप लोग इसको अच्छे से देख सकें कि बुक में क्या दिया गया है। और ये पूरा जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। और साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप लोग एक नज़र से देख लें और उसको अच्छे से कवर कर लें। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा 1964। देखिए, बुक में दिया है कि 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। तो 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। और ये अधिकार वहाँ पे जो नागरिक अधिकार कानून है ये इसका उद्देश्य क्या था, ये किस लिए पारित किया गया था। तो इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब कि जब ये कानून पारित नहीं हुआ था तो उसके पहले वहाँ पे नस्ल, धर्म या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर अमेरिका में भेदभाव किया जाता था। जैसा कि बुक में रोजा पार्क्स नामक एक महिला का उदाहरण दिया गया है कि वो एक दिन थक हार करके बस में बैठी हुई होती है और जो एक गोरा आदमी होता है तो उसको बस उस सीट पर से हटने के लिए कहता है तो वो नहीं हटती है। तो वहाँ पे मतलब इसी के आधार पर जो विद्रोह होता है वो वहाँ पे शुरू हो जाता है कि जो नस्ल, धर्म या फिर राष्ट्रीयता के आधार पर वहाँ पे जो भी भेदभाव किया जाता है तो उसको गैर कानूनी घोषित किया जाए। तो इसी की वजह से वहाँ पे 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया और ये जितने भी वहाँ पे भेदभाव हो रहे थे तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद से कोई ऐसा कानून पारित हो गया है जो कि संविधान के विरुद्ध है तो कौन उस कानून को संशोधित या फिर रद्द कर सकता है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे कि संसद से कई बार ऐसे भी कानून पारित हो जाते हैं जो कि संविधान के विरुद्ध होता है, जो कि समाज उसको स्वीकार नहीं करती है या फिर जो न्यायालय होता है उसे लगता है कि कोई भी जो कानून है वो गलत पारित हो गया है। तो उसको कौन है जो कि संशोधित या फिर रद्द कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तो तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका बताइए कि इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा। यदि संसद से कोई ऐसा कानून पारित हो गया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो इसको कौन संशोधित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है तो ये उसको रद्द कर सकती है। जो न्यायपालिका हमारे भारत की है, तो अगर संसद से ऐसा कोई कानून पारित हो जाता है जो कि संविधान के विरुद्ध है तो वह उस कानून को संशोधित या फिर रद्द भी कर सकती है। इतनी पावर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो आप लोग इसको बुक में भी देख सकते हैं कि बुक में क्या दिया है।
देखिए बुक में दिया है कि यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द कर सकती है। मतलब अदालत को अगर ऐसा लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून पारित कर दिया है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसमें संशोधन भी कर सकती है या फिर उसको पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है। जो संविधान है हमारे भारत का, तो इसकी व्याख्या का अधिकार किसके पास है। तो जैसे इसका पहला ऑप्शन है कि संसद के पास, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका के पास, तीसरा ऑप्शन न्यायपालिका के पास, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है यह किसके पास है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप लोगों की तैयारी भी कैसी चल रही है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप लोग भी देख सकते हैं कि हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है कि संसद के पास, दूसरा ऑप्शन है कार्यपालिका के पास, तीसरा ऑप्शन है न्यायपालिका के पास और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे भारत की संविधान है तो इसकी व्याख्या का अधिकार जो है ये हमारे न्यायपालिका के पास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायपालिका के पास, ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। बुक में दिया है कि न्यायिक समीक्षा, जो संविधान की व्याख्या का अधिकार है यह मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। जो हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार है तो ये कहाँ होता है, ये मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है या फिर इसे, तो जो न्यायपालिका होती है वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। जब जो हमारे भारतीय संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है तो इसकी व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास है, तो ये न्यायपालिका के पास है। और यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा अगर कोई भी कानून ऐसा पारित किया गया है जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है या फिर न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और ये इसमें आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि ये आधारभूत ढांचा क्या होता है और ये कब, इसका जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया था। तो जो ये आधारभूत ढांचा है तो ये केशवानंद भारती के मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। तो अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद ने ऐसा कोई भी कानून पारित किया है जो कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो जो न्यायपालिका है वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसको कहा किया जाता है, तो इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। देखिए यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग केवल क्वेश्चन का केवल ऑप्शन देख करके टिक मत करिए, बल्कि इसमें जितने भी इसके आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसको भी आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को नई इमारत में कब स्थानांतरित किया गया। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को नई इमारत में कब स्थानांतरित किया गया। पहला ऑप्शन है कि 1950 में, दूसरा है 1958 में, तीसरा है 1934 में, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को नई इमारत में कब स्थानांतरित किया गया था। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है जो कि अभी नई दिल्ली में स्थित है, तो इसको नई इमारत में कब स्थानांतरित किया गया, तो इसको 1958 में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि 1937 से 1949 के बीच में था, तो इसकी भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था और इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। तो जो हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो कि अभी नई दिल्ली में स्थित है, तो इसे यहाँ पर स्थानांतरित कब किया गया, तो इसे 1958 में स्थानांतरित किया गया। और 1958 से पहले यह कहाँ पर था, तो यह संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। तो जो पहले भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था ये संसद भवन के भीतर ही चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था और इसको 1958 में इस सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन है इसमें नए भवन में स्थानांतरित किया गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अदालतें किसकी तरफ से कार्य करती हैं। जो भारत की अदालतें होती हैं तो ये किसकी तरफ से कार्य करती हैं। पहला ऑप्शन है कि विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि अदालतें जो होती हैं ये किसकी तरफ से कार्य करती हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे अगर बुक, तो आप लोगों को याद होगा कि जो अदालतें होती हैं, जो भारत की न्यायपालिका है, तो ये स्वतंत्र होती है। तो जो अदालतें होती हैं किसी के तरफ से भी कार्य नहीं करती हैं, न ही ये विधायिका की तरफ से कार्य करती है, न कार्यपालिका की तरफ से, न ही राष्ट्रपति की तरफ से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग देखिए कि बुक में क्या दिया है। जो हमारे भारत में शक्तियों का बंटवारा सिद्धांत को अपनाया गया है ना, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका होती है, तो इनके शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि ये एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि शक्तियों का बंटवारा यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। जो शक्तियों का बंटवारा है ये हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी जो का सरकार के अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, तो ये जो सरकार के अन्य अंग हैं, मतलब सरकार के कितने अंग होते हैं। सरकार के अंग 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो विधायिका और कार्यपालिका होती हैं, तो ये जो शाखाएं होती हैं ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। तो शक्तियों के बंटवारे का मतलब यही होता है कि जो अन्य सरकार की शाखाएं होती हैं तो ये न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं। और अदालतें जो होती हैं ये सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। जो अदालतें होती हैं ये किसी के अधीन नहीं होती हैं, न ही ये सरकार की ओर से होती हैं और न ही ये काम करती हैं, क्योंकि इनको स्वतंत्र रखा गया है ताकि ये जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय को दे सके। अगर ये किसी की तरफ से काम करेंगी तो ये जो अदालतें होती हैं ये जितनी भी मतलब कि निर्णय देती है तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं देंगी। और जो भारत में लोगों को न्याय मिल रहा है तो ये न्याय नहीं मिल पाएगा, इसीलिए जो न्यायपालिका है इसको स्वतंत्र रखा गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से भी देखिए आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो आप लोग इसको एकदम पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो इनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कि संसद द्वारा साधारण प्रक्रिया से, या फिर संसद के द्वारा विशेष प्रक्रिया से, चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, इनके द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो इनको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो इनको नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनको जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट होते हैं तो इनको निष्पक्ष रूप से ये लोग काम कर सकें तो इसके लिए इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। तो इनको संसद की साधारण प्रक्रिया से भी नहीं हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा विशेष प्रक्रिया से। जब विशेष प्रक्रिया के द्वारा बहुमत पारित होता है और इनके विरुद्ध जो है कि एक विशेष तौर से प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसी के आधार पर इनको हटाया जा सकता है कि, या फिर जो संसद होता है वो एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही इनको हटा सकती है। राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं। नियुक्ति करने का अधिकार तो होता है, लेकिन जब तक उनके विरुद्ध कदाचार या फिर मतलब कि संविधान को उल्लंघन का जब से वो नहीं मुकदमा होता है तब से इनको हटाया नहीं जा सकता है। तो इनको जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। तो इनको मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो होते हैं इनकी नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी भी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो न्यायाधीश होते हैं तो इनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल होती है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। जो हम लोगों को जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इनकी रक्षा कौन करता है। पहला ऑप्शन है कि राज्य करता है,
दूसरा है संविधान, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनकी रक्षा कौन करता है? आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारे भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अभी हम लोगों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इस समय। तो जो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो इनकी रक्षा कौन करता है? तो इनकी रक्षा जो है ये न्यायपालिका करती है। अब इसको हम लोग बुक में देखते हैं। देखिए, बुक में दिया है कि न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। तो जो हमारे भारत की न्यायपालिका है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो इनकी रक्षा कौन करता है? तो इनकी रक्षा न्यायपालिका करती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने स्तर की अदालतें हैं? जो भारत में अदालतें हैं, तो ये कितने स्तर पे हैं? पहला ऑप्शन है कि 2 स्तर पे, दूसरा ऑप्शन है 3 स्तर पे, तीसरा ऑप्शन है 4 स्तर पे, पांचवा उपरोक्त में से एक से अधिक और छठा है पांचवा ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि भारत में कितने स्तर की अदालतें हैं? तो भारत में जो अदालतें हैं, ये हमारे भारत में अदालतें जो है ये 3 स्तर पे होती हैं। ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? जैसे पहले स्तर पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरे स्तर पे जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं वो होती हैं। तो भारत में कितने स्तर की अदालतें होती हैं? तो भारत में 3 स्तर की अदालतें होती हैं। और इनकी संरचना कैसी है? तो इनकी संरचना जो है ये पिरामिडाकार होती है इस तरह से। जैसे कि ऊपर हो गया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट हो गया और उसके बाद ये जो है यहाँ पे अधीनस्थ न्यायालय हो गया। तो इसका जो आकार है पिरामिडाकार क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर पे टॉप पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की संख्या भारत में एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट हो गया। और फिर जो हाई कोर्ट है तो इनकी संख्या 25 है, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। और जो अधीनस्थ न्यायालय है तो इनकी संख्या बहुत सारी है, तो इसलिए इसका जो आकार बनता है ये एक तरह से ये पिरामिडाकार बनता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो भारत में 3 स्तर की अदालतें होती है और भारत में अदालतों की जो संरचना है ये कैसी है? तो ये एक पिरामिड के आकार की संरचना बनती है। देखिए बुक में क्या दिया है। बुक में दिया है कि हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। सबसे निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या फिर तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। बहुत से राज्य जिलों में बँटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है तो वो उस राज्य का सबसे ऊंचा अदालत होता है। और फिर उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय जो है यह दिल्ली में स्थित है। और जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यह सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी अदालतों को मानने होते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश होते हैं तो ये जितने भी अदालत हैं भारत के, तो उन सभी अदालतों को इनके आदेशों को मानना ज़रूरी होता है। तो हमारे भारत में कितने स्तर पे अदालतें हैं? तो हमारे भारत में 3 स्तर की अदालतें हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की संख्या 25 है और उसके बाद फिर अधीनस्थ न्यायालय है। तो इनकी संरचना कैसी है? तो इनकी संरचना जो है ये पिरामिडाकार होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन राज्य आते हैं? जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? पहला ऑप्शन है कि असम और नागालैंड, दूसरा ऑप्शन है कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है असम एवं मिजोरम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों होगा? क्योंकि जो
गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, तो इसके अंतर्गत ये जितने भी राज्य दिए गए हैं, ये सभी राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में क्या दिया है। बुक में देखिए दिया है कि राज्यों के अपने अपने उच्च न्यायालय होते हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के एक उच्च साझा न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इनका एक साझा उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। तो गुवाहाटी में कितने राज्य आते हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसके अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य जो हैं ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, तो इसके अंतर्गत 2 राज्य आते हैं। 2 राज्य कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा, ये 2 राज्य जो है ये चंडीगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आगे फिर है कि 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। तो 1 जनवरी से जो आंध्र प्रदेश है, तो इसका उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इसका उच्च न्यायालय अमरावती है। और तेलंगाना का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो तेलंगाना का उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थित है। तो आप लोग ये सभी पॉइंट्स जितने भी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इनको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है, तो इसका गठन कब किया गया। ऑप्शन है कि 1965 में, 1966 में, 1967 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। तो दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन है ये 1966 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम लोग देखते हैं कि बुक में क्या दिया है। देखिए बुक में दिया है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। जो उच्च न्यायालयों की स्थापना है, सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कहाँ की गई, तो सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में पहले कहाँ की गई, तो पहले कलकत्ता में, फिर बम्बई में और फिर मद्रास में की गई। और आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो तीनों शहर हैं ये प्रेसिडेंसी शहर हैं। तो उस समय ये जितने भी तीनों शहर थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तो ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई है, तो ये 1862 में की गई है और ये भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। और फिर हमारा जो क्वेश्चन था कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसका गठन 1966 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। और भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो हमारे भारत में अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो अभी हमारे भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है तो ये 25 है। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से जो राज्य हैं ये किस न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, कौन से उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो कुछ उच्च न्यायालय हैं जिसमें कि एक से अधिक राज्य आते हैं, तो आप लोग उसको विशेष तौर से याद कर लीजिएगा, जैसे कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय या फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो ये 1966 में हुआ था। और अभी वर्तमान में देश भर में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालयों की संख्या जो है भारत में अभी वर्तमान में तो ये 25 है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये पूरा समाप्त हो गया। इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।